नेवी के बारे में, जो नेवी के बारे में बहुत कुछ आज हमें बताने जा रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कस किया कि नेवी कैसे काम करती है, हमारी नेवी किस हद तक स्ट्रांग है, हमारे पास सबमरीन्स हैं, हमारे पास वॉरशिप्स हैं, तो किस तरह से ये तमाम जो जिसे कहते हैं ना कि ये फोर्स हमारी जो है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इस नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो चुना है वो ये है कि लास्ट जो वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया ने अटैक नहीं किया। उस अटैक करने के पीछे, ना करने के पीछे रीजन क्या थी? आया कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उनकी, या उनके इसके अलावा भी कुछ वजूहात थी? और इसके अलावा हम ये पूछेंगे इनसे कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे मिसाइल कितने ताकतवर हैं नेवी के। हम ये पूछेंगे हम इंडिया को कहां तक हिट कर सकते हैं। अगर इंडिया ने कभी ये फ्रंट खोला या बॉर्डर खोला तो हम इंडिया का क्या हशर कर सकते हैं, उस जंग का नतीजा क्या होगा अगर इस साइड पे कोई जंग आती है। तो हम वेलकम कहते हैं सर दोबारा आपको शो में। तो सर वही स्ट्रेट क्वेश्चन कि ये लास्ट टाइम जो इन्होंने अटैक इनके ना करने की वजह क्या, धमकी थी लेकिन अटैक नहीं किया, रीजन क्या थी? देखिए, एक तो रीज़न ये थी कि वो 400 से 500 मील पे फिरते रहे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, लेकिन वो 1 इंच आगे नहीं बढ़े। आ सकते थे वो आगे, लेकिन उनको ये पता था कि बीच में पाकिस्तान नेवी तैयार खड़ी हुई है, ठीक है, और निशाने लेके खड़ी हुई थी कि द मोमेंट दे मूव अहेड इधर से अटैक शुरू हो जाना था। मतलब हमारी नेवी ने निशाने लिए हुए थे, उनकी तमाम वॉरशिप्स के बिल्कुल विक्रांत से बिल्कुल थे, नेवी और एयरफोर्स दोनों तैयार थे। अच्छा, कि द मोमेंट इनकी मूवमेंट आगे होती है, चलती है, तो इनको अटैक किया जाएगा। देखिए, नेवी समंदर की जंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने दुश्मन को कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा है ना, और कोई लैंडमार्क्स भी नहीं होते। तो समंदर में सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप अपने एनिमी को, एडवर्सरी को कितना जल्दी ढूंढ लेते हैं। 22 अप्रैल के बाद से हमें एग्जैक्टली पता था कि इंडियन नेवी किधर जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ फिर रही है, वापस जा रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, कहाँ पे लॉइटर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नेवी मॉनिटर कर रही थी। ओके। तो हमने जब ढूंढ लिया था तो फिर हम उनको रोक भी सकते थे, अटैक भी कर सकते थे। फिर तो सर वो सेटिंग डक्स थे आपके लिए। सेटिंग डक से इस टेंशन पीरियड के दौरान अगर आपको याद हो तो उनका एक एयरक्राफ्ट भी आया था सर्वेलेंस के लिए। हाँ जी, उसकी फुटेज भी आई थी हमारे पास। तो उसको भी नेवी ने ट्रैक कर लिया, मॉनिटर कर लिया, और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया, हालांकि उसको भी गिराया जा सकता था। ठीक है। तो इंडियन नेवी हर वक्त हमारे निशाने पे थी, और हमें पता था कि क्या मूवमेंट कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया शायद बात कि जब भी 6-7 का मार्का हुआ या 10 तारीख का हुआ, तो वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ले गए कोस्ट की तरफ, और वहां से उसको मेन लैंड से एयर कवर दिया। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला? हम देख रहे थे बिल्कुल। तो इस एक तो चीज़ ये थी कि बड़ी गलत बात नहीं है, मतलब आप उनकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास है, मॉनिटर कर रहे हैं, वो बेचारे लड़ेंगे कैसे फिर? बस ये इसीलिए तो वो नहीं लड़े। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये कि देखिए, समंदर पे जो भी जंग होती है ना, जब वो जंग स्टार्ट होती है तो उसके फौरन बाद वो इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है कि हमारी और इंडिया दोनों की 90% से ज़्यादा ट्रेड सी बॉर्न है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पोर्ट्स बिल्कुल पास हैं। तो फर्स्ट करें वो हमारे किसी पोर्ट पे अटैक करते हैं, जिस तरह से वो ऐलान कर रहे थे कि जी कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया है। वो तो खैर लाहौर पे भी पोर्ट ले गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया है। तो वो कराची पोर्ट पे अटैक कर देते। उनको नहीं पता कि उनका कराची से 5 गुना ज़्यादा बड़ा पोर्ट कॉम्प्लेक्स कांडला पे बिल्कुल साथ मौजूद है पाकिस्तान के। ठीक है। और हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उनसे हमें शायद सी में भी जाने की जरूरत ना पड़ती, हम कराची के अंदर से खड़े होकर उनको मिसाइल मारते तो वो कांडला पोर्ट कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाता, जो कि 5 गुना बड़ा है कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स से। सही। तो किसका नुकसान ज्यादा होना था? सारी बात इंडिया। फिर वो हमारे शिप को टारगेट करते, जो कि कार्गो शिप्स होते हैं, उनको टारगेट करते। तो इंडिया की भी तो सारी ट्रेड पर्शियन गल्फ से ही निकल रही है ना, ज्यादातर ट्रेड, तेल और सब चीजें। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी अच्छी ज्योग्राफी दी है कि हम पर्शियन गल्फ के बिल्कुल साथ हैं। हमारे तो जहाज वहां से निकलते हैं और फौरन ही पाकिस्तानी पानियों में आ जाते हैं। उनके जहाज को तो निकल के पूरा बहरा अरब क्रॉस करके इंडिया की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारे पास तो बहुत टाइम और एरिया है जहाँ पे हम उनको अटैक करके मार सकते थे। ठीक है। तो उसमें फिर नुकसान उनका ज्यादा होना था। फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, इसमें जो न्यूट्रल शिप्स होते हैं वो भी अपना सरचार्ज बढ़ा देते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है। वो यहाँ से फिर डाइवर्जेंस करते हैं। ठीक है। तो टाइम भी बढ़ जाता है, पैसा भी बढ़ जाता है। तो जो मुल्क इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं शामिल, उनको भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप देखें कि गजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो उसकी असरात रेड सी में आ रहे थे, जहाँ पे हुतीज अटैक कर रहे थे। तो उसकी वजह से बहुत सारी शिपिंग को ये अफ्रीका के नीचे से आना पड़ रहा था। ठीक है। ये अभी यहाँ हो जाता तो ये तो स्केल बहुत बड़ा होता, ट्रेड रूट मुतासिर हो जाता। जी, ट्रेड। फिर गलती का इस्तेमाल भी तो होता है कि आप पाकिस्तानी शिप को मार रहे हैं, गलती से आपने किसी न्यूट्रल शिप को मार दिया, तो उस कंट्री का नुकसान हो गया, वो आपके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। तो फिर ये एक डोमिनो इफेक्ट है। ठीक है। और ये एक इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फिर अनकंट्रोलेबल रह जाती है। और इसमें ना सिर्फ वो मुल्क जो कि समंदर के साथ हैं, जिनको लिटोरल्स कहते हैं, बल्कि वो मुल्क जो कि लैंड लॉक हैं, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो ट्रेड यहीं से जा रही है, सी से जा रही है, और फिर मुल्कों से होती भी उनके पास जा रही है। तो वो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी
इससे अफेक्ट होती है। अभी जैसे ईरान ने धमकी दी थी कि हम रूट बंद कर देंगे, तो अमेरिका को उसी वक्त घुटनों पे आना पड़ गया। जी, तो मुझ पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि भाई अगर इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, वो इफेक्ट करेगी। तो जो बहरी जंग होती है उसका बेसिकली एक ये खासा है कि वो इकोनॉमिक वॉर में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो हमला नहीं कर पाए, इसकी वाहिद रीज़न जो मुझे अभी तक से समझ आ रही है वो ये है कि उन्हें पता था कि जवाब बहुत गंदा आएगा आगे से, और हो सकता है कि उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए सिर्फ गिदड़ बकियां थी, ये कोई रियल थ्रेट नहीं था। देखिए अभी वो जब से ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और अब अगली दफ़ा हम समंदर के रास्ते अटैक करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा मुझे मुज़ेक़ा ख़ेज़ बयान लगता है। वो इसलिए है कि देखें जिस समंदर का फ्रंट खोलने की तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी जिस टाइम पे उनकी फ़ज़ा में और ज़मीन पे पिटाई हो रही थी। ठीक है। तो उन लॉसेस को मेकअप करने के लिए अगर वो समझते थे कि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है और वो समंदर पे फ्रंट खोल सकते थे तो उनको उस वक्त खोलना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त नहीं खोला जिस वक्त उसकी ज़रूरत थी। अब वो कहते हैं कि हम समंदर का फ्रंट खोलेंगे जब आगे वाले वैसे ही तैयार है। तो ये थोड़ा सा मुझे मज़े ख़ेज़ लगता है। ये शायद इसलिए वो कहते हैं कि एक तो समंदर का फ्रंट खुला नहीं, पर्दा रह गया, तो इसलिए अब वो ये कह सकते हैं कि हम समंदर का फ्रंट खोलेंगे, हम आते तो ये करते, हम आते तो ये करते, वो करते। तो ये भी एक जवाब है उनके पास। ठीक है। अब मुझे बताइएगा सर, अगर ये वाकई कोई ऐसी हरकत करते हैं, मतलब फिल वक्त या कुछ अरसे के बाद, तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? पाकिस्तान की नेवी आपने कमांड किया है, आपको कितनी स्ट्रांग नजर आती है, और इंडियन नेवी का हम क्या असर करेंगे? देखें, एक आम मुगालता ये है कि इंडियन नेवी का साइज पाकिस्तान नेवी से बहुत बड़ा है, 5-6 गुना बड़ी है वो। तो इसलिए इंडियन नेवी आएगी और पाकिस्तान नेवी को खा जाएगी और जो दिल चाहेगा वो पाकिस्तान की कोस्ट पे कर देगी। नेवीज का मुकाबला या तकाबली जायज़ा, शायद मैंने पहले भी बात की हो, कभी भी आप स्ट्रेंथ पे या नंबर्स पे नहीं करते, कैपेबिलिटी पे करते हैं। तो इंडियन नेवी की और हमारी कैपेबिलिटी जो है उसका आप हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हमारी 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जिसके साउथ में सी है, और हमें पता है कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, तो हमारी सारी तैयारी इंडिया के अगेंस्ट है। इंडिया की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अच्छा। ईस्ट पे भी सी है, वेस्ट पे भी सी है, साउथ में भी सी है, चाइना से भी दुश्मनी है, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात ख़राब हैं, श्रीलंका से भी ताल्लुकात ख़राब हैं। तो उन्होंने अपने अपने वो सारे इलाके भी देखने हैं, उनको वो खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये नहीं होगा कि सारी की सारी इंडियन नेवी उठ के आ जाए और पाकिस्तान नेवी के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ वही नेवी आएगी जो इस दफ़ा आई थी। ठीक है। और वो जो नेवी आई थी वो अपना काम नहीं कर सकी, तो इसका मतलब है कि अगली दफ़ा भी जब वो आएगी तो वो इसी हालत में होगी और पाकिस्तान नेवी भी इसी हालत में होगी। ठीक है। तो फ्रंट वो पहले नहीं खोल सके हैं तो अभी भी वो नहीं खोल सकते, और अगर खोलेंगे तो उनको पता है कि आगे उनके पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स दोनों तैयार खड़ी हुई हैं, तो वहाँ फैसला हो जाएगा जैसे अभी हमने एयर में और लैंड में फैसला किया है, वाटर्स में भी हो जाएगा। जी। कई लोग ये कहते हैं कि इंडियन नेवी अगर आगे बढ़ती तो शायद नेवी को भी वो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल जाती जो एयरफोर्स और आर्मी को मिली है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए इसको एक डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। इंडियन नेवी एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके एम्बिशंस, उनके अज़ाइम भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया में डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी नेवी को एक छोटी नेवी आगे ना बढ़ने दे तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है। जाहिर बात है कि हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आगे आ सकें। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कर लें तो वही बहुत है फिलहाल तो इनके लिए। ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये मैं जैसे आपने ट्रॉफी की बात की, अगर नेक्स्ट खुदा खास्ता कुछ ऐसा होता है कि इंडिया कोई फ्रंट खोलता है तो ये ट्रॉफी आप ले लेंगे? इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, आराम से ले लेंगे, कोई दो राय नहीं। ये तो इसकी कई लोग हाथ मलते रह गए। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर हमारे जो मिसाइल्स हैं, जारी बात अगर जैसे बीवीआर की बात करते हैं एयरफोर्स में, तो अभी इंडक्ट हुआ, आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई तो आपने बताया कि जो नेवी है हमारी, ये तो बीवीआर पे बहुत अरसे से चल रही है, जो शायद इसकी नीशी इस तरह की है कि नेवी ने इसी तरह से काम करना होता है। जो हमारे मिसाइल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो हम क्या इंडियन नेवी को खड़े खड़े या आगे आते हुए वहीं पे डिस्ट्रक्शन से दो चार कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना कि समंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने एनिमी को, दुश्मन को कितना पहले ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपने पहले ढूंढ लिया है तो उसके बाद आप बैठेंगे तो नहीं,